हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द यूट्यूब हैंडल ऑफ प्रूवमेंट मेंटर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांकर और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए रिसेंट अपडेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पीजी काउंसलिंग के लिए और उसके रिजल्ट के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने डिसीजन दिया है वो हमारे नीट पीजी के रिजल्ट और उसके काउंसलिंग प्रोसेस पे कैसे अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले नीट पीजी रिजल्ट की बात करते हैं। नीट पीजी 2025 रिजल्ट। जो नीट पीजी का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, वो ही अथॉरिटी एफएमजी का रिजल्ट भी डिस्क्लोज करती है। एफएमजीई क्या होता है? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का रिजल्ट हमेशा ऐसा होता है कि नीट पीजी के रिजल्ट से पहले डिक्लेयर किया जाता है। तो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2025 जून है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ऑन 13th ऑफ अगस्त। ऑन 13th ऑफ अगस्त। ओके। तो इसका मतलब है कि जो एफएमजी का रिजल्ट आ गया है, अब नीट पीजी का रिजल्ट आएगा। तो नीट पीजी का एग्जामिनेशन होता है और उसका जो रिजल्ट होता है उसके बीच में गैप होता है अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स टू 4 वीक्स का। तो अब क्योंकि 15 डेज से ज्यादा हो चुका है, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज बीच में आने थे वो भी आके जा चुके हैं। हमारा 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी एंड एवरीथिंग इज नाउ ओवर। अब मैच्योरिटी पीरियड अटेन हो चुका है, तो अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है। सेकेंडली क्या चीज है, ये जो हॉलीडेज आते हैं क्या ये रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं? जो हॉलीडेज आते हैं वो एक्चुअल में रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करते, उसका डिक्लेरेशन का अफेक्ट नहीं करते हैं। इवन दो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, उस उन हॉलीडेज पे भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड पोस्ट ऑफिस आवर्स एज वेल। ठीक है। तो एक्चुअल में एग्जैक्ट डेट पिन पॉइंट करना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बट हमारे भी सोर्सेज हैं, आपके भी सोर्सेज हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी कभी भी रिजल्ट आ सकता है। होपफुली अगर गैस किया जाए तो दिस वीक ये रिजल्ट एट द सेम मोमेंट भी अभी आ सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और विद इन फ्यू डेज, टुडे टुमारो आ सकता है। ठीक है। तो आप बिल्कुल काम रहे, कंपोज रहे। आई नो बहुत बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है इस ये टाइम, बट आपको अपना पेशेंस मेंटेन करना है एंड होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओके। नाउ ये तो हो गया नीट पीजी के रिजल्ट की बात। अब जो मेन चीज आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग डोमिसाइल का नीट पीजी की काउंसलिंग एंड एडमिशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए क्या था। जो पहले डोमिसाइल का रूल था वो ये था कि आपने जिस भी स्टेट में 10 इयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन अटेन करी है वहां का आपका डोमिसाइल रिकॉग्नाइज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की न्यू रूलिंग के अकॉर्डिंग आपका डोमिसाइल सिर्फ वहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा जहां से आपने एमबीबीएस करी है। ठीक है। तो अब जिस भी स्टेट से आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन, आपने अपनी एमबीबीएस अटेन करी है, वहीं का आपका डोमिसाइल रिकॉग्नाइज करा जाएगा फॉर द काउंसलिंग ऑफ स्टेट कोटा। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि पहले आपको डोमिसाइल का बेनिफिट देते थे अगर आपने वहां पर 10 इयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन अटेन करी है। जैसे कि कौन कौन से स्टेट? 14 स्टेट्स इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। इन 14 स्टेट्स में
अगर आपने अपने स्कूल की 10 years ऑफ एजुकेशन अटेन करी है तो आपको वहां पर के स्ट्रेट कोटा मिलेगा, काउंसलिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा आज तक होता आया था। बट इस साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जिस स्टूडेंट ने एमबीबीएस करी है इन स्टेट से वो ही स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसका हमारे नीट पीजी काउंसलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं नीट पीजी का एग्जाम देता हूँ एंड मैं बिलोंग करता हूँ कर्नाटक स्टेट से, ठीक है, बट मेरी एमबीबीएस उत्तर प्रदेश से हुई है या फिर बिहार से हुई है, तो मेरे को मेरे डोमिसाइल का फायदा मिल रहा था कर्नाटक में भी, एंड मैं यूपी, क्योंकि मेरी उत्तर प्रदेश या बिहार से एमबीबीएस था तो मैं वहां की स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इवन दो मेरा डोमिसाइल कर्नाटक का है, मैंने अपनी स्कूलिंग कर्नाटक से करी है, लेकिन अगर मेरा जो एमबीबीएस है वो बिहार से है तो मेरे को उसमें स्टेट कोटा काउंसलिंग में बेनिफिट नहीं मिलेगा कर्नाटक में। ये नया सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग अलाइन करता है। ठीक है। नाउ, अब इसका और सेकंड क्या फायदा है, नुकसान है? लेट्स से अगर कोई इंसान है जो कि कर्नाटक से बिलोंग करता है, लेट्स से एक स्टूडेंट है जो कि कर्नाटका से बिलोंग करता है, ठीक है, प्लस उसके ये कर्नाटका में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि वो 14 स्टेट्स में से एक है जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें। उसके अलावा उसके पास कैटेगरी भी है। कैटेगरी कौन सी? ओबीसी, एससी, एसटी। तो उसकी अगर एमबीबीएस भी कर्नाटक से है एंड उसको वो कैटेगरी से भी बिलोंग करता है तो उसको दोनों फायदे होंगे। कौन कौन से? एक तो डोमिसाइल का फायदा हो जाएगा क्योंकि उसने एमबीबीएस वहीं से किया है। सेकेंडली, क्योंकि वो कर्नाटक से ही बिलोंग करता है, उसके पास कैटेगरी है, तो उसको ड्यूल बेनिफिट रहेंगे इसमें, और उसके लिए कंपटीशन फेस करना काफी इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू कोई स्टूडेंट था जो कि कर्नाटक का नहीं था लेकिन उसने सिर्फ एमबीबीएस कर्नाटक से की थी और वो भी दोनों फायदा उठा रहा था। ये उस कर्नाटक के लोकल स्टूडेंट एंड जिसने एमबीबीएस भी कर्नाटक से करी है उसके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। अब इसके नेगेटिव साइड क्या है? ये तो हमने पॉजिटिव साइड देख ली फॉर अ लोकल कर्नाटक गाय। नेगेटिव साइड क्या है? जो लोग एमबीबीएस अपने पेरेंट स्टेट से नहीं करते हैं उनके लिए अब ऑप्शंस कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर काउंसलिंग फाइट करेंगे? डीएनबी में, ऑल इंडिया कोटा में। इसकी वजह से क्या है, डिफिकल्टी उन लोगों के लिए थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। ठीक है। मैनेजमेंट स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि अब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अपने डोमिसाइल का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो एक सडन सडन शिफ्ट आएगा जिसमें मैनेजमेंट स्टेट कोटा सीट्स हैं इनकी वैल्यू बढ़ गई है। हो सकता है इसका असर वो मैनेजमेंट सीट्स की फीस पे भी लगे, बजट पे भी पड़े। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो होगा एफएमजी स्टूडेंट्स पे। क्यों? क्योंकि एफएमजी स्टूडेंट्स को ना तो स्ट्रेट कोटा मिलेगा कहीं पे, ठीक है, क्योंकि उनकी एमबीबीएस किसी भी स्टेट से नहीं है, उनकी एमबीबीएस आउट ऑफ इंडिया से है, तो उनको स्टेट कोटा का फायदा नहीं मिलेगा। उनको फाइट करना पड़ेगा डीएनबी एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है उसका जो इफेक्ट आएगा इन तीन तरीके से आएगा। ठीक है। अब ये हमने बात कर दी सुप्रीम कोर्ट की डोमिसाइल के रिगार्डिंग जो रूलिंग आई है उसके बाद से। अब थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करते हैं, एग्जाम की डिफिकल्टी के बारे में। जब एग्जाम हुआ था उसके रिकॉल क्वेश्चंस आए थे और हमने स्टूडेंट्स से बात करी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये लगा कि एग्जाम बहुत इजी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम था। बट जब उन्होंने आंसर्स मैच करे रिकॉल क्वेश्चंस के तो उनको समझ में ये आया कि एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़े इजी दिख रहे थे लेकिन काफी ट्रिकी थे, जिसकी वजह से उनकी सिली मिस्टेक्स काफी हुई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एग्जाम कंपैरेटिवली इजी था बट ट्रिकी क्वेश्चंस काफी सारे थे। तो जो हमारे कट ऑफ रैंक्स हैं या हमारा जो कट ऑफ स्कोर है उसमें इन्फ्लेशन तो देखा जाएगा, ये बिल्कुल सच है, इन्फ्लेशन देखा जाएगा, बट इतना ज्यादा नहीं देखा जाएगा जितना हम बहुत एकदम से एक्सपेक्ट कर रहे थे राइट आफ्टर द एग्जाम। ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी
बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लिटिल मार्जिन से ही कट ऑफ आई जानी चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो ये जितनी भी सारे चीजें हैं जो हमने आज आपको बताई, जो एनालिसिस करे, तो इसका है ना नटशेल क्या फर्क पड़ेगा, डोमिसाइल का जो रूलिंग है उसकी वजह से मोर बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। इसके लिए हमें प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। हम जब भी काउंसलिंग का प्रोसीजर में एनरोल करेंगे, हमें समझना पड़ेगा काउंसलिंग के स्ट्रेटजीज को। वी नीड टू अंडरस्टैंड द काउंसलिंग स्ट्रेटजीज, कि कहाँ हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ हमारे लिए कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते तो हमारे को ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन मिलने के, हमारी फेवरेट ब्रांच में जाने के लिए, हमारा इंटरेस्ट जिस ब्रांच से अलाइन करता है वो ब्रांच अटेन करने के लिए हमारे पास कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो और अपडेट्स हैं उनको रेगुलर फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हो रही है, बहुत सारे नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नए नए अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एंटायर एडमिशन प्रोसेस, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, कब हमें एनरोल करना है, किस तरीके से हमें फॉर्म को फिल करना है, किस तरीके से हमें हमारी चॉइसेस को सिलेक्ट करना है, ये एक स्ट्रेटेजिक वे में करना चाहिए, उससे ही हमारे को बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानता हूँ, वो मैं ये मानता हूँ कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप फिल कर देंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर जिस भी ब्रांच को अटेंड करना चाहते हैं उसके बारे में नहीं पता है, क्या चैलेंजेस हैं उस ब्रांचेस के, क्या स्कोप है उस ब्रांचेस का, सुपर स्पेशलिटी के ऑप्शंस हैं या नहीं है, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंस है उस ब्रांचेस के लिए। क्योंकि आप एक बार कोई ब्रांच ले लेते हैं तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, ये आइदर यू हैव टू लीव दैट ब्रांच or leave that degree, or you have to do one more in other field whichever is more interesting to you। तो आई वुड सजेस्ट कि हमारे जो यूट्यूब हैंडल है हमारा प्रोवेट मेंटर का, इस पे हर ब्रांच के रेसिडेंट से हमने पॉडकास्ट किया है, उनके चैलेंजेस हमने समझे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हमने अच्छे से आप लोग को बताने की कोशिश करी है। ठीक है। तो आप उन पॉडकास्ट से गो थ्रू करें। जब आपको ऐसा लगे कि रेसिडेंट्स के चैलेंजेस आपको समझ में आ गए, रेसिडेंट्स का आपको लाइफस्टाइल समझ में आ रहा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि इस ब्रांच की हम डिग्री जब अटेन कर लेंगे उसके बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, तो उसके लिए हमने कंसल्टेंट्स के साथ भी पॉडकास्ट करे हैं, एक्सपीरियंस्ड सीनियर डॉक्टर्स के साथ भी हमने पॉडकास्ट करे हैं प्रोमेट मेंटर पे। प्रोमेट मेंटर के यूट्यूब हैंडल पे सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है, प्लीज गो थ्रू दिस पॉडकास्ट बिफोर मेकिंग एनी साउंड डिसीजन। ठीक है। वी द टीम ऑफ प्रोमेट मेंटर आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू इन द काउंसलिंग प्रोसेस। ये जो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम आपका आपको हैंड इन हैंड सपोर्ट होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड वी रियली विश यू द बेस्ट for the result and the counseling process. Stay tuned. Thank you so much.